अस्सलामुअलैकुम। आज कुछ हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स की कुछ डेरिवेशंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं 2025 के पेपर के हवाले से। ठीक है। और इजीली हम कोशिश करेंगे कि वो इजीली तरीके से जो है हम उसको डिराइव कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है जो डेरिवेशन देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो क्या है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है। आज की जो फर्स्ट डेरिवेशन जिसको हम डराइव करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको प्रूफ करना होगा कि प्रूफ एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है इसकी, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स is applied when force is applied, so the acceleration the acceleration is directly proportional to applied force. So the acceleration is directly proportional to applied force, and inversely proportional to the mass of body। ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये खैर आप अपने नोट्स और बुक्स में से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मतलब इसकी जो डेरिवेशन है वो किस तरह से प्रूव होती है। तो देखें, पहली स्टेटमेंट क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है, आप उस पर क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें। ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करें तो ये है कि वो यहाँ से बॉडी यहाँ तक मूव कर जाएगी। सो यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी जिसको हम वी आई कह देते हैं, और यहाँ पर पहुँच कर उसकी कुछ वेलोसिटी है जिसको वी एफ कह देते हैं। और जाहिर है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए कुछ टाइम लगा होगा। तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा किसके जरिए से, ड्यू टू द फोर्स। ठीक है। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ऑन दिस बॉडी। ठीक है, जिसका मास क्या है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, न्यूटन कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के जो अप्लाई हो रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो आप एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी आप बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और एक कम करें तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर है। अब हम इसको किस तरह से मतलब समझ सकते हैं कि भाई ये क्वांटिटी बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक कम करें तो दूसरी भी कम होगी। सपोज दैट कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ ना कुछ मास है, हमने उस पर क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई किया, फिर इक्वल टू 10 न्यूटन अप्लाई की। ठीक है। उसकी कुछ वेलोसिटी थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और कुछ देर के बाद हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 50 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो हम जब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं एक सेकंड के बाद, एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम
जो है दूसरा केस लेते हैं, उसमें हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं 10 से ले, सॉरी फोर्स जो अप्लाई करते हैं और वो सेम बॉडी है, 100 न्यूटन अप्लाई करते हैं। उसकी पहले वेलोसिटी थी 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में हमारे पास कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हो गई कुछ सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद 100 मीटर पर सेकंड। सो वी विल गेट एक्सेलरेशन 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यह है कि देखें, ज़्यादा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। सो दिस इक्वेशन डिफाइंड कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स है। सो सेकंड जो लाइन है उसके अंदर वो क्या है, स्टेटमेंट के अंदर कि the acceleration is inversely proportional to applied mass to the mass of this body। क्या मतलब है इसका, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। मतलब सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसका मास है 10 किलोग्राम, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 50 किलोग्राम। दोनों पर आप फोर्स अप्लाई करें, सेम फोर्स अप्लाई करें 100 न्यूटन। देखें इसको भी उठाकर फेंकें, इसको भी उठाकर फेंकें, तो जाहिर सी बात है कि ये भारी है, इसका वजन ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है। तो इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, सपोज करते हैं कि वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मतलब एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस होगा। इसका मास कम है तो इसको आप तेज़ी के साथ फेंक सकते हैं, तो इसमें 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें मास कम होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। सॉरी, मास कम होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। मास कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब इनवर्सली रिलेटेड है कि मास बढ़ाएंगे एक ऑब्जेक्ट का तो एक्सेलरेशन कम, मास कम करेंगे एक्सेलरेशन ज्यादा। सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2। सो वी विल गेट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। सो ये हटेगा तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, ए इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट, ठीक है, एफ अपॉन एम। सो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, तो एफ अपॉन एम, एम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F is equal to ma। So this is the second law of Newton, second law of motion, and proved the formula। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। अब हम इसका जो है एक और डेरिवेशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से। सो हम देखते हैं न्यूटन। तो अब हम दूसरी डेरिवेशन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पेपर के हवाले से वो देखेंगे, जिसको हम जो है न्यूटन की ही करते हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन वाली डेरिवेशन हम देखते हैं न्यूटन की। सो इसकी स्टेटमेंट भी आप देखें, खुद देख लीजिएगा, बॉक्स के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर, नोट्स के अंदर आपके मौजूद होगी। हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो वो अपनी डेरिवेशन के अंदर कहते हैं न्यूटन के कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस दुनिया के अंदर जिनका कुछ ना कुछ मास है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सपोज कि एक बॉडी m1 है, दूसरी बॉडी हमारे पास m2 है। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, वो कहते हैं कि हर दो बॉडीज के अंदर, इस कायनात के अंदर जितनी भी दो बॉडीज हैं उनके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है। अच्छा, वो स्टेटमेंट में कहते हैं द फोर्स of attraction or repulsion between two bodies is directly proportional to the product of masses of two bodies and inversely proportional to the square distance between them। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, उनका मास कम है तो उनके दरमियान फोर्स कम होगी, और अगर आपके पास दो बॉडीज हैं जिनका मास ज़्यादा है
तो उनके दरमियान फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, अट्रैक्शन या रिपल्जन की। फिर दूसरी कंडीशन कि आपके पास दो बॉडीज हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी, मतलब करीब करीब है फोर्स ज्यादा होगी। और अगर दूर दूर है, मतलब सपोज के ये M1 है और ये M2 है, तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगी, कम होगी। मतलब फोर्सेस इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब फोर्स कम हो जाएगी जब उनको दूर ले जाएंगे एक दूसरे से, करीब लेकर आएंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। सो कंपेयर बोथ इक्वेशंस। सो एफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन M1 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और इसकी जगह इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, जी होगा। M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन था, इसकी डेरिवेशन थी जिसका फॉर्मूला। अब हम एक और डेरिवेशन करते हैं जो हमारे पास क्या है, वी विल फाइंड इन दिस डेरिवेशन मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ये भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मास ऑफ अर्थ। अच्छा, मास ऑफ अर्थ देखें क्या है। अब हम यहाँ पर जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन देखा, इसका इससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया, एफ इज इक्वल टू, सॉरी, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये कि हमारे पास है दो बॉडीज के अगर दो बॉडीज है हमारे पास, एक का मास M1 है, दूसरी का मास M2 है, इनके दरमियान का डिस्टेंस हम आर से डिनोट करते हैं। एट इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है तो वो एफ से डिनोट करेंगे, वेयर जी इज कांस्टेंट। अब हम मास ऑफ अर्थ निकालने जा रहे हैं, तो हम देखें लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास जो है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, अर्थ ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, एक बॉडी को हम अर्थ कंसीडर कर लेंगे और दूसरी बॉडी को हम कोई बॉडी कंसीडर करेंगे। सपोज कि हमारे पास ये अर्थ है और हम इसका मास जो M1 जो है हम इसको ME से डिनोट करेंगे जो निकालना है, और इस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम M2 जो है हम M से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास हम F इज इक्वल टू G M2 की जगह में आ जाएगा और आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये होता है कि द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके स्क्वायर, इनके सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, मतलब कॉर्नर से डिस्टेंस नहीं, सेंटर से। अब एक बॉडी हमारे पास है अर्थ, अर्थ का सेंटर, का सेंटर से कॉर्नर तक का जो फासला है वो क्या है, हम उसको RE से डिनोट कर देते हैं, मींस रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इतना स्मॉल है कि उसका रेडियस अगर कुछ भी हो, मतलब जैसे अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, बॉडी ले लें, कोई भी जानवर इंसान ले लें, तो उसका रेडियस इतना कम होगा कि अर्थ के रेडियस के मुकाबले में बहुत कम होगा। तो हम जो है यहाँ से यहाँ तक का जो फासला निकालेंगे तो ये इस रेडियस को हम इग्नोर कर देंगे। तो हम आर की जगह पे, आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। एफ इज इक्वल टू G M डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर E जो है देखें, E रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ का रेडियस है, वैसे R ही है ये। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई ज़मीन है तो हर चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास ज़मीन पर गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि एक फोर्स लग रही है जिसको हम वेट से डिनोट करते हैं। सो एज वी नो कि यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज हैं, वन इज अर्थ एंड सेकंड इज अदर बॉडी। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज वेट। सो वी विल रिप्लेस एफ किसके किससे रिप्लेस कर देंगे, W से, W इज वेट। तो W इज इक्वल टू M E G M डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज करते हैं। सो अच्छा, एस वी नो कि W इज इक्वल टू MG। सो पुट इन इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो W की जगह MG आ जाएगा और यहाँ से MEGM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ये M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
आर ई स्क्वायर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। यहाँ पर जी मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एम ई आ जाएगा, दिस इज मास ऑफ अर्थ। अच्छा, एज वी नो कि जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और ई की वैल्यू होती है 6.8 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, so we will when we will compute these values, so we will get mass of earth 6 exponent 24 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम मीन्स कि हमारे पास 6 के आगे कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। तो दिस इज कंप्यूटेड मास ऑफ अर्थ फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले से हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया, m1 m2 जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।